टेबल कैसे बनता है और टेबल कहते किसको है? पीरियोडिक तो बाद में आएगा, टेबल किसको कहते हैं पहले ये बात बना दिए ना आप लोग भी हेडिंग। टेबल एक्चुअली में सबसे पहले आप लोग एक बनाए होंगे टाइम टेबल, बनाए थे कभी? हाँ, ऐसे करके ऐसे लाइन खींचते होंगे, ऐसे लाइन खींचते होंगे, है ना? और फिर इसको ऐसे 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 काटते होंगे। अब वो डिपेंड करता है आपके क्लास में कितना पीरियड होता है और फिर कितना डेज होता है, मंडे टू सैटरडे, मंडे टू फ्राइडे, ऐसा कुछ करते थे तो इस टेबल बन जाता था। तो हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं, पहले ये टाइम टेबल पढ़ रहे हैं। तो टेबल बनाने के लिए सबसे पहला काम हम लोग क्या खींचने लग जाते हैं? तो एक लंबा लाइन खींचने लग जाता है ऐसे, और फिर इसको ऐसे काटने लग जाते हैं, टेबल बनता है ऐसे ही। दो तरह का बात होता है इसमें, एक रोज है और एक कॉलम्स है। हॉरिजेंटल कॉलम्स और वर्टिकल रोज, ऐसे लिख दें तो इसको क्या बोलेंगे? वर्टिकल रोज। और ये जो सीधा दिखाई दे रहा है इसको क्या बोलेंगे? हॉरिजेंटल कॉलम। तो ये हो गया आपका टेबल, मतलब वर्टिकल रोज होता है इसमें, हॉरिजेंटल कॉलम्स होता है। तो पीरियोडिक टेबल में भी ऐसा ही टेबल बनाने का प्रिपरेशन करना है, जिस टेबल में हम लोग एलिमेंट भरेंगे, ठीक है? और एलिमेंट को उसके प्रॉपर्टीज के हिसाब से अरेंज करेंगे। किस हिसाब से अरेंज करेंगे? प्रॉपर्टीज के हिसाब से। आने की जैसे आप स्कूल का टाइम टेबल जब बनाते थे तो याद करिए, यहाँ पे लिख दिए इंग्लिश, और फिर ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके 3 दिन तक लगातार इंग्लिश शुरुआत में, है ना? फिर हो सकता है बदल जाता था, मैथ वाले सर का क्लास रहता था, मैथ 3 दिन, फिर ऐसे ऐसे टेबल बनते हैं। इसका फायदा ये है कि जो सोमवार को हुआ वही मंगल को और वही बुध को रिपीट करेगा। टाइम के हिसाब से देखें तो 24 आवर के बाद रिपीट करेगा। जैसे ये क्लास आपका 48 आवर के बाद रिपीट होता है, 48 आवर के बाद सेम जगह पे आप सेम काम करते हुए नजर आते हैं। प्रॉपर्टी सेम हो गया। तो एलिमेंट की भी प्रॉपर्टी जो यहां लिखा हुआ, उसके नीचे लिखा हुआ, उसके नीचे लिखा हुआ, उसकी प्रॉपर्टीज क्या हो गए? सेम हो गए। पीरियोडिक टेबल बनाते क्यों हैं? तो इजी टू रिमेंबर द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। देखो, दो बात हम डिस्कस कर चुके कि बनाते कैसे हैं, तो हॉरिजॉन्टल कॉलम और वर्टिकल रोज से। बनाते क्यों हैं? तो प्रॉपर्टी को इजी टू रिमेंबर करने के लिए, है ना? जैसे यहां आपका रूटीन याद हो गया था, कुछ दिन शुरुआत में, क्लास के शुरुआत में 10 दिन देखे थे बस्ता भरने के समय में, मतलब बैग, और उसके बाद तो याद ही हो गया था, अब रूटीन देखने का जरूरत नहीं है। ऐसा ही हुआ था ना? तो पीरियोडिक टेबल का भी कंसेप्ट वही है कि ऊपर के कुछ एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को याद रखेंगे और बाकी नीचे वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी सब सेम ही होगी, उसी के जैसी होगी, है ना? जैसे लिथियम की प्रॉपर्टी सोडियम के से सेम होता है। लिथियम की वैलेंसी भी 1 और सोडियम की वैलेंसी भी 1, पोटेशियम की वैलेंसी भी 1। तो टेबल बनाते क्यों है? तो प्रॉपर्टीज को आसानी से याद रखने के लिए। क्लियर? यहां पर जब पीरियोडिक टेबल शब्द लगेगा तो पीरियोडिक टेबल शब्द आने से, पीरियोडिक टेबल शब्द आने से इस वर्टिकल रोज को हम लोग कहने लगेंगे पीरियड। पक एकदम नहीं पढ़ा है ऐसा। इस वर्टिकल रोज को हम लोग कहने लगेंगे, तो देखो थोड़ा सा पढ़ा हुआ लगता है,
ग्रुप, और हॉरिजेंटल कॉलम्स को कहेंगे पीरियड। तो ग्रुप और पीरियड में क्लासिफाई हो जाता है आपका पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाई कैसे करते हैं? ग्रुप और पीरियड में। किसको कहेंगे ग्रुप? वर्टिकल रोज को। और पीरियड किसको कह देंगे? हॉरिजेंटल कॉलम को। अब इसको शुरू करने के लिए थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। एक्चुअली में हुआ ऐसे था कि एलिमेंट सब अर्थ क्रस्ट के अंदर मिलता है, तो साइंटिस्ट को जैसे जैसे एलिमेंट की डिस्कवरी हुई वैसे वैसे मिलेगा। अब सारा एलिमेंट एक साथ तो मिला नहीं। अब शुरुआत में 9 एलिमेंट मिला था, तो एक तो भाई साहब आए और 9 एलिमेंट को अरेंज कर दिया एक टैबलेटेड फॉर्म में। फिर 40 एलिमेंट मिला, तो एक भाई साहब आए, उस 9 एलिमेंट के बाद क्या कर दिए? 40 एलिमेंट को अरेंज कर दिया। तो जैसे जैसे एलिमेंट की डिस्कवरी होते चली गई वैसे वैसे लोग उसको अरेंज भी करते चले गए। तो एक पूरा हिस्ट्री है कि हाउ द पीरियोडिक टेबल अरेंज्ड। ठीक है, तो पहला टॉपिक है इसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। टेबल कहते किसको है समझ गया सब? टेबल बनाते क्यों है समझ गया सब? अठारह सौ ईस्वी तक 31 एलिमेंट जाना जाता था, 1865 तक 63, और अभी 114 है ना। 1860 तक 31, 1865 तक। ये सब कोई पूछेगा नहीं, बस दिमाग में एक बात जाने के लिए कि कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ। अब 114 एलिमेंट जाना जा रहा है पीरियोडिक टेबल में। क्लियर है? तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में सबसे पहला डेवलपमेंट भाई साहब डबोर्नियर साहब के थे। नाम तो सुना नहीं होगा, जो पढ़ा नहीं है तो सुनेगा कैसे? 9th में पढ़े थे। डोबेनियर साहब का नाम सुने थे? नहीं सुना था? ठीक किया था। ये सब इन लोग का नाम सुन के क्या ही करेगा। डेबोर्नियर साहब, नियर NEINER, डेबोर्नियर पहले साइंटिस्ट थे जो एलिमेंट को क्लासिफाई किए, है ना। पहली बार डेबोर्नियर साहब गिव लॉ ऑफ ट्रायड। डेबोर्नियर साहब क्या दिए थे? ट्रायड दिए थे। 3 एलिमेंट का रोज बनाया। 3 एलिमेंट है इसलिए ट्रायड बोला जाता है ना। जैसे समझ लो पहले, फिर कहानी तो लिखना ही है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एक साथ रखे 3 एलिमेंट, इसी को ट्रायड बोलते हैं। इसके रखने का जो नियम बनाए वो लिखेंगे। नियम क्या बनाए और कैसे बना वो समझो। लिथियम का एटॉमिक मास 7, पोटेशियम का एटॉमिक मास 39, ठीक है। और सोडियम का एटॉमिक मास 39 + 7/2,
देखना 46/2 दैट इज इक्वल टू 23। यानी 3 एलिमेंट का जो एक रोज बनाए, लिथियम सोडियम पोटेशियम, इसमें बीच वाला एलिमेंट का एटॉमिक मास, बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास बाकी दो एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज वैल्यू है। अब देखो कैसे खोज रहे होंगे, 3 एलिमेंट खोज रहे हैं और अरेंज कर रहे हैं, सजा रहे हैं उसको ऐसे जैसे कि बीच वाला एलिमेंट बाकी दो एलिमेंट के एटॉमिक मास का आधा हो जाए, है ना। जैसे लिथियम का एटॉमिक मास है 7, पोटेशियम का एटॉमिक मास है 39, तो एक एलिमेंट और खोजना है जिसका एटॉमिक मास वो दोनों जोड़ के आधा हो जाए। तो सोडियम मिल गया, तो लिथियम पोटेशियम और बीच में प्लेस कर दिया सोडियम। एक बार और समझो, लॉ अपने से लिखा जाना चाहिए। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है, ये 3 एलिमेंट का एक रोज बनाए, दैट इज ट्रायड, यही ट्रायड है। अब इसमें बेरिलियम का एटॉमिक मास 8, कैल्शियम का 40, बाद में सही होके 9 हुआ, ठीक है। मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 40 प्लस 8/2 कितना आ रहा है बताओ, 48/2 दैट इज इक्वल टू 24। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक मास आ गया 24। 3 एलिमेंट का एक रोज बनाए, 3 एलिमेंट का एक रोज बनाया, बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास बाकी दोनों एटम के एटॉमिक मास का एवरेज, बस यही लॉ ऑफ ट्रायड। डबोर्नियर साहब इसी को बेसिस मान के ट्रायड्स बनाए। पूछा जाएगा क्या बेसिस है डेबोर्नियर साहब का एलिमेंट के क्लासिफिकेशन का, तो कहेंगे एटॉमिक मास। हाँ बोलिए क्या दिक्कत है आपको। हाँ तो करेक्ट किया गया है बाद में, है ना, बाद में करेक्ट किया। लॉ ऑफ ट्रायड तो गलत है ही है, लेकिन ये एलिमेंट का सीक्वेंस सही है ना। लॉ ऑफ ट्रायड गलत है, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव का लॉ गलत है, मेंडलीफ साहब का नियम गलत है, ये सब तो गलत है ही है ना। अब सही हुए मोसले साहब, है ना। अभी चल रहा पीरियोडिक टेबल मोसले का, मोसले पीरियोडिक टेबल। तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है, इसको डेवलपमेंट कहा जाता है, इसको गलत नहीं कहा जाता है। गलत कहने से यही हो जाएगा कि जैसे हर बेटा कहता है पापा को कुछ बुझाता था, उनको तो सब गलती काम आता था, तो गलत नहीं कहेंगे हम लोग। इन लोग सूत्रधार हुए कि एलिमेंट को क्लासिफाई करना है, बाद में पता चला कि भाई एटॉमिक नंबर से क्लासिफाई करना है, लेकिन शुरुआत तो इन्होंने किया है। लिख दो यही समझना है, बस इतना समझ गए याद रह जाएगा। डेबोनियर साहब का लॉ ऑफ ट्रायड क्या है, तीन एलिमेंट का रोज, 3 एलिमेंट का रोज, लिख दिया। अब 2-4 स्टेटमेंट लिख देंगे।
बदलें? सबसे पहले लॉ ऑफ ट्राइड का बेसिस क्या है? डेबोनियर साहब के बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? एटॉमिक मास। लिख देंगे लॉ ऑफ ट्राइड इज बेस्ड ऑन द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। अभी के पीरियोडिक टेबल का बेसिस बाबू एटॉमिक नंबर है, इसलिए जानना जरूरी है एटॉमिक मास था कि एटॉमिक नंबर था। तो लॉ ऑफ ट्राइड इज बेस्ड ऑन द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। लॉ डॉबर्नियर arrange 3 element in a rows। इस समय पीरियड और ग्रुप का क्लासिफिकेशन नहीं था। डेबोनियर अरेंज 3 एलिमेंट इन ए रोज in which middle element MI डबल डी होता है जी मिडल में। मिडल एलिमेंट हैज एटॉमिक मास एवरेज ऑफ other 2 element। डेमोनियर साहब 3 एलिमेंट एक रोज में अरेंज किए, जिसमें मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास बाकी 2 एलिमेंट के एवरेज वैल्यू रखता था। है ना? अभी वाले पीरियोडिक टेबल में भी ये 3 एलिमेंट ऐसे ही एग्जिस्ट कर रहा है ना? तो ट्रायड गलत नहीं है, डेबोनियर साहब का बेसिस चेंज हो गया, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन गलत हो गया, है ना? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन गलत हो गया। ट्रायड अभी भी कायम है, ट्रायड अभी भी कायम है। क्लियर है? और क्या ही लिखना है, बस हो गया, एग्जाम्पल्स हो ही गए, समझ में भी आ गया सबको? कोई दिक्कत? बड़े दूसरे वाले भाई साहब लिख दिए? तो लिखिए जल्दी जल्दी। दूसरे वाले भाई साहब न्यूलैंड साहब, गिव लॉ ऑफ ऑक्टेव। देखना ये कौन सा नियम दिए हैं? लॉ ऑफ ऑक्टेव दिए। ये 8 एलिमेंट को एक साथ अरेंज किए, 8 एलिमेंट, 8 एलिमेंट को अरेंज किया है। इनके भी बेसिस इट इज बेस्ड ऑन, पूरा लिखते हैं, लॉ ऑफ ऑक्टेव इज बेस्ड ऑन
द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। ये भी एटॉमिक मास पे अरेंज किया हुआ है। लॉ क्या है? एलिमेंट्स आर अरेंज्ड according to increasing atomic mass। Elements are arranged according to increasing atomic mass such that every eighth element shows similar properties elements are arranged according to increasing atomic mass such that every eighth element shows similar properties of first one। It also comprises with इंडियन म्यूजिकल नोट्स। क्या है जी इंडियन म्यूजिकल नोट्स, पता है? इंडियन म्यूजिकल नोट्स सा रे गा मा प धा नी के बाद फिर से आ जाएगा सा। सारे गामा पधा नी के बाद फिर से आ जाएगा सा। हुआ क्या? देखिएगा सब। हुआ क्या? ये पहला एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट, ये तीसरा एलिमेंट, ये चौथा एलिमेंट, पांचवा, छठा और ये सातवां, उसके बाद फिर से ये आठवां। हर आठवां एलिमेंट पहले वाले के सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेगा। देखो लिखे एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। एलिमेंट्स को उसके बढ़ते हुए एटॉमिक मास के हिसाब से रखा गया। सच दैट, ऐसा कि एवरी एट्थ एलिमेंट, हर आठवां एलिमेंट, हर आठवां एलिमेंट शोज सिमिलर प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट वन। हर आठवां एलिमेंट पहले एलिमेंट का सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करता है। इट ऑल्सो कंपेराइजेज विथ इंडियन म्यूजिकल नोट्स। अब देखो ये जो पहला एलिमेंट है सा, तो इसका आठवां जो है फिर से आ गया सा। रे यदि पहला कर दें तो फिर आठवां में क्या आएगा? रे। यदि गा पहला कर दें तो फिर आठवां में कौन सा आएगा? गा ही आएगा। तो इसी तरह से सोच के एलिमेंट्स को अरेंज किया गया। देखिए फिर टेबल ही बना देते हैं।
लिख दिए। लिखे एग्जाम्पल। अब देखिए टेबल बनाते हैं। कोई ना कोई रुका ही रहता है। सारे गामा पधा निशा है। देखिए लिथियम एग्जाम्पल, ऑक्टेव जो बनाए हैं वो लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। लिथियम का एटॉमिक मास 7, 9, 11, 12, 14, 16, 19। ऑक्सीजन के बाद ये सोडियम 23। आप देखिए एलिमेंट की संख्या, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। सातवां के बाद आठवां। आठवां एलिमेंट सोडियम है, जिसकी प्रॉपर्टीज किससे मिलती है? लिथियम से। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, है ना? फ्लोरीन, क्लोरीन। यहाँ पे पोटेशियम और यहाँ पे कैल्शियम। 23, 24, 27, 28, 31, 32, 35.5 है, वो एवरेज लिया हुआ है। 39, 40। ऐसे लॉ ऑफ ऑक्टेव, यहां भी ग्रुप और पीरियड नहीं था। ये 8 एलिमेंट को एक कॉलम में रखा और फिर 8 एलिमेंट रखा। ऐसा रखा कि हर गिनने के बाद 8वां जो आएगा, जैसे हम फ्लोरीन को पहला गिन ले, तो पहला यदि ये है तो इसका 8वां यही है। नहीं, एक, एक, दो, ये दो, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। तो पहला और 8वां एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सिमिलर है। कहीं से कोई भी पहला हो सकता है, तो उसका 8वां एलिमेंट का प्रॉपर्टीज सिमिलर होगा। जैसे वो सारे गामा पाधा निशा में कहीं से स्टार्ट कर सकता है ना? समझ गए? लिख दीजिए एग्जांपल। इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। तुम तो अलग बैठता था, तो काहे वहां बैठता है? पढ़ने के लिए पढ़ने का ढोंग तो करना ही पड़ेगा ना। तो उसमें भी चोरी कर रहा है। पढ़ने का ढोंगे कर लो कम से कम। तो एक
पता नहीं क्या क्या लेके आता है, वो दिखाता है तुम लोग को। वो भी देखता है कितना अच्छा से वो अकेले रहता था। तो लगे तुम एगो मास्टर बनले जा रहा है दुओ के। लिख दिया। एक एक लाइन फर्क करके लिखो, जैसे कैसे देखो वहां दिखाई दे रहा है थोड़ा सा। तुम्हारा भी दिखाई दे रहा है, तुम्हारा वैसे कैसे लिखाएगा? 3 रोज में लिखते ना, पहला 8वां सब सामने सामने आता। उतारो भी कम से कम ठीक ठाक से। वो गलत है, वो काटो उसको। हाँ, वही 3 को फ्लोरीन के बाद फिर उसको नीचे लिखो, एक एक लाइन छोड़ के। हर 8वां हमको दिखाना होगा ना। हर 8वां दिखाना है, तो जस्ट उसके नीचे रखना। लिख दिए। इंक्रीजिंग एटॉमिक मास है, इसी को बोलेंगे न्यूलैंड साहब का ऑक्टेव, है ना। यहां तक एलिमेंट ग्रुप और पीरियड में क्लासिफाई नहीं है। अब क्वेश्चन ये पूछा जाएगा यदि कि क्या डेबोर्नियर साहब का ट्रायड रूल न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव में एग्जिस्ट करता है। तो देखो, इसलिए उसको गलत करके हम लिखवाएं। देखो ये ट्रायड नहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्रायड नहीं हो गया, लिथियम सोडियम पोटेशियम, यही तो पढ़े थे, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम। तो डेबोर्नियर साहब का ट्रायड न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव के अकॉर्डिंग है। लॉ ऑफ ट्रायड इज अकॉर्डेंस विथ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। ठीक है। डोबेर्नियर लॉ ऑफ ट्रायड obeyed in Newland law of octave। इन न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, डेबोर्नियर साहब का लॉ ऑफ ट्रायड ओबेड है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव में। ठीक है, बढ़े बढ़े। अब एक भाई साहब लोथर साहब है, लोथर मेयर कर्व, लोथर मेयर कर्व, THE नहीं ए, लोथर, पूरा लोथा, लोथर, लोथर मेयर कर्व, लोथा है एकदम से।
ये भाई साहब टेबल नहीं बनाए, ये भाई साहब ग्राफ बना दिए, इसीलिए इनका नाम है कर्व, लोथर मेयर कर्व, लोथर मेयर कर्व। जर्मनी के साइंटिस्ट थे लोथर मेयर सब। और 1870 में, 1870 समझते हैं जी, 1870 तो समझ ही जाते हैं आप। 1870 में ये अपना कर्व दिए। और कर्व बनाने के बाद टेबल दिए, है ना। कर्व बनाए, कर्व बनाने के बाद कर्व से ही टेबल बनाए, ठीक है। 1870 वगैरह नहीं जानना रहता है, साइंस है। इनका भी बेसिस एटॉमिक मास था, इनका भी बेसिस एटॉमिक मास था। और ये ग्राफ खींचे एटॉमिक मास एंड एटॉमिक वॉल्यूम के बीच, तो मास बाई वॉल्यूम से निकल जाएगा डेंसिटी। इन्होंने ऑब्जर्व किया फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स लाइक बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। और देखो कर्व भी खींचते हैं, लोथर मेयर कर्व। लोथर साहब लोथर साहब, लोथर मेयर plotted the graph in between atomic mass of element and atomic volume, है ना। and he obtained curve like pattern on the graph in which है ना। अब जो ग्राफ ऑब्टेन हुआ जिसमें they observe physical properties of element, physical properties of element like boiling point, melting point, atomic density, है ना। लूथर मेयर साहब एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टीज, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, एटॉमिक डेंसिटी, ये सब प्रॉपर्टी जो आया वो पीरियोडिक आया, बढ़ता और घटता हुआ क्रम में।
और इस ग्राफिकल ऑब्जर्वेशन के बाद वो ग्राफ खींचने के बाद टेबल बनाए थे, और वो टेबल ऑलमोस्ट मेंडलीव साहब से मिलता जुलता है। तो मेंडलीव का जो टेबल पढ़ते हैं, इनका केवल ग्राफ ही पढ़ा जाता है। है ना? बताइए, लिख दिए। आफ्टर दैट उन्होंने क्या किया कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास, है ना? कंक्लूजन क्या बता दिए कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास। यही बतवा गलत हो गया। तो इनका भी यदि बेसिस पूछा जाएगा तो हम लोग को बेसिस क्या बताना है? बेस्ड ऑन एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच ग्राफ खींच के उनको क्या मिला होगा? तो मास बाई वॉल्यूम नहीं, डेंसिटी बराबर क्या होता है? तो डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम होता है। जैसे फिजिक्स में पढ़ रहे होंगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या बताता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बताता है? एक्सेलरेशन। वैसे ही मास वॉल्यूम का ग्राफ क्या बताएगा? डेंसिटी, है ना? तो ये सब बहुत बेसिक क्वेश्चन है, 9th-10th का ही था। डेंसिटी बताता है मास वॉल्यूम। बड़े खींचे ग्राफ। क्या तिवारी जी, हम घूमते हैं तो आप भी अपने काम में लग जाते हैं क्या? मोबाइल देखने का बीमारी बहुत खराब है, कुछ लग जाता है फिर उसी में दिमाग चला जाता है यार दिन रात। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास। ठीक है, देखिए ग्राफ। एटॉमिक मास, एटॉमिक वॉल्यूम। 80 लिखें समझ जाएगा? नहीं भाई, तुम लोग हमसे भी शॉर्ट लिखता है। हम 80 लिख देंगे, तुम लोग खाली ए लिख देगा। एटॉमिक मास, देखिए
ठीके से थोड़ा ऐसे कांपते हुए हाथों से भी बना दोगे तो गलती नहीं होगा, क्योंकि ये ग्राफ पूरे तरह से कंपित ही है, मतलब काप ही रहा है। कपाते हैं, देखो कैसे। यहां पर क्या समझना है, सुनिएगा। मतलब थोड़ा बोला हिलेगा ना तो दिक्कत नहीं है, गलती नहीं है। मतलब कि ये ऐसे आ रहा है ना, तो ऐसे 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 ये हिलता हुआ कपता हुआ हाथ से भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हम ये बता रहे, हाथ कपेगा भी तो दिक्कत नहीं है, वैसे ही कपता हुआ ग्राफ ही है। ये सांकेतिक भाषा है कि भाई ऐसे ऐसे ग्राफ, एक्चुअली ग्राफ जो है वो कांपता हुआ ही है ना। चूंकि हर एटॉमिक मास दो ज्यादा बढ़ेगा, कभी देखते हो एक बढ़ जाता है, कभी तीन बढ़ जाता है। अभी देखा था बेरिलियम का 9, तो बोरोन का 11, तो दो से बढ़ा। लेकिन उसके बाद कार्बन का 12, तो 11 के बाद 12 एक ही ना बढ़ा, तो कपेगा ना, सीधा जाएगा। इंक्रीमेंट 2 का, फिर इंक्रीमेंट 1 का, कहीं कहीं इंक्रीमेंट 3 का, कहीं पांचों का होता है बाद में। तो इसलिए कपेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बना दीजिएगा। अब देखिए इस ग्राफ में क्या है, सुनिए, सुनते रहिएगा। यहां पे एलिमेंट है लिथियम, यहां पे एलिमेंट है लिथियम, यहां पे एलिमेंट सोडियम, यहां पे एलिमेंट पोटेशियम, यहां पे एलिमेंट रुबेडियम, और यहां पे एलिमेंट है सीजियम। ठीक है, लिथियम, अब इसको एक ही पॉइंट पे बताना है, मतलब कि ग्राफ के किस पॉइंट पे है। तो इस पॉइंट को पिक कह सकते हैं ग्राफ का, चोटी है ग्राफ की पिक। क्या, अब देखो ग्राफ को कैसे बोलेंगे, हम लोग कहेंगे सेम लोकस ऑफ द ग्राफ ऑक्यूपाइड बाई सेम टाइप ऑफ एलिमेंट। ग्राफ का सेम लोकस, यानी पीक है तो पीक, बॉटम है तो एकदम से बॉटम, है ना। सेम लोकस ऑफ द ग्राफ ऑक्युपाइड बाई सेम टाइप ऑफ एलिमेंट। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, ये सब सेम टाइप है। और टाइप क्या है कि ये सब अल्कली मेटल है, ये बराबर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ठीक है, और बाद में इसी को एक ग्रुप में रखें, लोथर मेयर साहब पहले और मेंडलीव साहब बाद में। लिथियम के बाद जैसे ही एक ग्राफ नीचे उतर रहा है तो डिसेंडिंग पोजीशन ऑफ ग्राफ पे बेरिलियम मिलेगा। सोडियम के बाद कौन मिलेगा, मैग्नीशियम मिलेगा, डिसेंडिंग पोजीशन ऑफ ग्राफ। पोटेशियम, यहां पे कैल्शियम मिलेगा, यहां पे एस्ट्रोनशियम मिलेगा। तीन एलिमेंट सांकेतिक रूप से बताएंगे और तीनों लिखेंगे। लिथियम के बाद बेरिलियम मिला। अब बेरिलियम से ऊपर चढ़ते समय एसेंडिंग पोजीशन पे सोडियम के नीचे जो एलिमेंट मिलता है वो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और फिर ऐसे जाएंगे डिसेंडिंग पोजीशन पे। ये एसेंडिंग पोजीशन का है, एसेंडिंग। ब्रोमीन के बाद आयोडीन। तीन तरह के एलिमेंट बताए, लिख दीजिए, फिर लिख देते हैं।
लिख दिए बड़े, यही 3 बात लिख देना 3 पॉइंट करके बड़े। पहला पॉइंट, द मोस्ट electropositive element like alkali metal, अल्कली, अरे अल्कली इधर देखो ना, तो 2 दिन के बाद मिल के हमसे पूछोगे सर अल्काली मेटल कौन होता है। अब काली हाँ, ये सब तुम ही लोकल लैंग्वेज बोल रहे हैं कि पढ़ता नहीं है, उसके बाद हमसे पूछना सर अल्काली मेटल कौन सा। अल्काली नहीं, अल्कली कहिएगा, है ना। अल्कली मेटल, द मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट लाइक कौन, अल्कली मेटल। कौन कौन है अल्कली मेटल, कौन कौन है अल्कली मेटल। हाँ हाँ बोलो बोलो, 5 गो नाम तो बोल ही सकते हो यार। एग्जाम्पल, लिथियम, अभी तो लिखे हैं, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, अल्कली मेटल। The most electropositive element like alkali metal occupy peak of the graph, है ना। The most electropositive, the second most electropositive, second most electropositive element like alkaline earth metal, alkaline earth metal, बेमग का सर 12, ऑक्युपाई, कौन सा पोजीशन बोलोगे, डिसेंडिंग पोजीशन में था ना, डिसेंडिंग पोजीशन ऑफ द ग्राफ। और तीसरा पॉइंट था कि जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो असेंडिंग पोजीशन ऑफ ग्राफ। द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, कौन सा ग्रुप को बोलते हैं जी, हाँ, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक हाइलोजन। एग्जाम्पल, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फिर कल बारात आई, हाँ जी, बाहर आई। द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक हाइलोजन,
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन occupy ascending position of the graph. इसका ये मतलब भी है कि ग्राफ के सेम लोकस पे सेम प्रॉपर्टीज शो करने वाला एलिमेंट पाया गया है ना। चूंकि ये 3 एग्जाम्पल देखें और वो ग्राफ के हर पोजीशन पे कोई ना कोई एलिमेंट अरेंज्ड होगा, तो ऑलमोस्ट एग्जाम्पल दे करके हम लोग लिख देंगे ये बात। लिखा है? लिखा? इसका ये मतलब है कि जैसे यहां पर कोई एलिमेंट होगा तो फिर वो एलिमेंट तुमको यहां पे मिल जाएगा, उसी टाइप का एलिमेंट, सेम प्रॉपर्टी शो करने वाला एलिमेंट फिर तुमको यहां पे मिल गया तो फिर यहां मिल जाएगा, और फिर यहां मिल गया तो फिर यहां पे मिल जाएगा। यदि कोई एलिमेंट तुमको इसके बीच में मिलता है किसी भी पोजीशन पे यहां मिलता है तो फिर वो कहां मिल जाएगा? यहां पे मिल जाएगा। यानी सेम लोकस पे सेम टाइप का एलिमेंट मिल जाए, उसी का 3 एग्जाम्पल था। यानी लूथर मेयर साहब कहना ये चाहते हैं, ये 3 एग्जाम्पल से कहना ये चाहते हैं कि सेम लोकस ऑन द ग्राफ represent same type of element। और एलिमेंट के सेम टाइप उसके प्रॉपर्टीज से होगा, है ना। एलिमेंट सेम टाइप का है मतलब उसका प्रॉपर्टीज सेम है। और कब बताए थे, कब लूथर मेयर साहब अपना ये बात पूरा कर दिए? 1868-70 68 में भाई साहब कह दिए थे। 1800 इसके बाद इन्हीं का जो टेबल था उससे थोड़ा और डिफाइन करके कौन भाई साहब आ गए? मेंडलीव। ये सबसे पहले पीरियोडिक टेबल नाम रखा, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। इससे पहले लॉ ऑफ ऑक्टेव था, लॉ ऑफ ट्रायड था, टेबल करके कुछ नहीं था, है ना। तो मेंडलीव साहब को पहला श्रेणी जाता है कि ये भाई साहब पहली बार पीरियोडिक टेबल बनाए थे। पीरियोडिक टेबल पहली बार कौन बनाए? टेबल मेंडलीव साहब।
है ना। इससे पहले 3 भाई साहब एलिमेंट्स को अरेंज करने का सोच रखे थे। अब जब ये टेबल बनाया तभी ना ग्रुप और पीरियड की बात आएगी, तभी ना हॉरिजेंटल रोज और वर्टिकल कॉलम की बात आएगी। तो इन्होंने ही डिफाइन किया है ग्रुप और पीरियड। ठीक है, मेंडलीव साहब एक बजाबते अपना लॉ बनाया, दैट कॉल्ड एज मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। ठीक है, गिव पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, लॉ क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर periodic function of atomic mass. Properties of elements, properties of elements are periodic function of atomic mass. बस ये लॉ है, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास। अब ये और समझने की भाषा में क्या होती है कि व्हेन वी अरेंज द एलिमेंट according to increasing atomic mass, the properties of element repeat itself after certain interval of atomic mass। देखो, जो चीज बराबर रिपीट करे ना उसको पीरियोडिक बोला जाता है। तो जैसे ये क्लास चल रहा है तो ये पीरियड चल रहा है। क्लास में कितना पीरियड था? तो पांचवा पीरियड में ऐसा हुआ, छठे पीरियड में ऐसा हुआ। मतलब वो रिपीटेशन ऑफ टाइम, तो रिपीटेशन ऑफ नंबर, रिपीटेशन ऑफ मास, इसको कहा जाता है पीरियोडिक। और फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास, यानी एटॉमिक मास से अरेंज करें, व्हेन वी अरेंज द एलिमेंट अकॉर्डिंग टू लिखते हैं, according to increasing atomic mass, the properties of elements are repeat, properties of elements repeat itself after certain interval of atomic mass। कुछ एटॉमिक मास के बाद एलिमेंट की प्रॉपर्टीज रिपीट हो जाएगी। क्लियर? इसके अलावा मेंडलीव क्लासिफाई द एलिमेंट इन ग्रुप्स एंड पीरियड। देखते रहिए, एकदम से हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। यानी Mendeleev classify the element
in groups and period. Classify the element in group and periods. अब इसमें ग्रुप किसको कहेंगे? ग्रुप किसको कहेंगे? ग्रुप किसको कहेंगे? अभी तो समझा के लाए थे यार। वर्टिकल कॉलम। अच्छा अलग से लिखते हैं, लिखो पहले ग्रुप एंड पीरियड। लिख दिए? मैनलिफ क्लासिफाई द एलिमेंट इन ग्रुप एंड पीरियड। यानी फर्स्ट टाइम कौन क्लासिफाई किए एलिमेंट को ग्रुप और पीरियड में? तो मेंडलीफ साहब। इसमें डेबोनियर साहब के लिए कंफ्यूजन नहीं रहना, वो ग्रुप पीरियड नहीं बनाए, वो ट्राइड दिया। न्यूलैंड साहब ग्रुप पीरियड नहीं बनाए, वो 8-8 एलिमेंट सजा दिए। लोथर मेयर साहब ग्रुप पीरियड नहीं दिए, वो ग्राफ बनाए, बोले कर्व के हर अलग अलग जो पीक है, असेंडिंग पोजीशन, डिसेंडिंग पोजीशन, वो देख करके सेम प्रॉपर्टी शो करने वाला एलिमेंट। अब ये ग्रुप किसको कहते हैं भाई? तो अभी अभी पढ़ के आए, वर्टिकल कॉलम ऑफ द टेबल known as ग्रुप। वर्टिकल रोज था, हॉरिजेंटल कॉलम था, है ना? और हॉरिजेंटल कॉलम ऑफ द टेबल known as पीरियड। और ऐसा शो करने के लिए इस तरह से ऐसे ऐसे बना के ऐसे बना देना है। एक्चुअली में जब कोई साइंटिफिक लोग बोले कि जो भी डेटा आपका आया है उसको ग्रुप कर दो, तो ऐसे ही ग्रुप करना रहता है ना? ग्रुप और पीरियड। कोई भी कहेगा कि इतना सब बात हुआ, इसको एक टेबलेटेड फॉर्म में रख दो, तो एक टेबलेटेड फॉर्म हो जाएगा कि उसको आप लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कॉलम्स, पीरियड्स मतलब रोज और कॉलम में रख दीजिए। फर्दर मेंडलीव classify the group as फर्दर मेंडलीफ। इसके नेक्स्ट क्लास में आना, ठीक है, ठीक है। फर्दर मेंडलीफ क्लासिफाई द ग्रुप एज, ग्रुप को फर्दर क्लासिफाई किए ग्रुप ए और ग्रुप बी में, है ना? एज ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, है ना? टोटल कितना ग्रुप था? 8। 7 को क्लासिफाई किया ए और बी में, और 8वां को वैसे ही छोड़ दिए, है ना? 7 को क्लासिफाई किया। देयर आर 8 ग्रुप
इन मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। कितना ग्रुप? 8 ग्रुप। देखो 8 लिखे हैं रोमन में, एक्चुअली में ये नंबर रोमन में ही क्लासिफाई किए थे, ठीक है। देयर आर 8 ग्रुप इन मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल in which 7 group classify as group A and B। 7 को क्लासिफाई किया ग्रुप ए एंड बी में, while 8 remain। और ये मेंडलीफ साहब का एक डिमेरिट है कि 7 को उन्होंने ए और बी में बांट दिया और 8वां वैसे ही छोड़ दिया, बिना कोई कारण बताए छोड़ दिए कि भाई 8वां को ए और बी में काहे नहीं बांटे आप, कोई कारण नहीं एक्सप्लेन किया। और तो और 8वां में 3-3 एलिमेंट का 3 सीरीज बना दी, यानी 9 एलिमेंट बिना कारण बताए एक साथ 8वें ग्रुप में रख दिया। 7 को क्लासिफाई किया ए और बी के रूप में। अब बताइए ये 8 रोमन में ही लिखना है ना, ये 8 अपना जैसे लिखते हैं उसमें नहीं लिखना है, ठीक है। अपना जो हम लोग लिखते हैं अरबिक न्यूमेरल्स में लिखते हैं, वो अरब से आया है, ये रोमन से आया है। पीरियड कितना है मेंडलीफ साहब के पीरियोडिक टेबल में? फर्दर मेंडलीफ क्लासिफाई द ग्रुप एज ग्रुप ए एंड बी। देयर आर 8 ग्रुप इन मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। उसी तरह से देयर आर 7 पीरियड इन मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। 7 पीरियड हो गया। सात पीरियड 8 ग्रुप। आठ ग्रुप में 7 ग्रुप को ए और बी के रूप में बांटे और 8वें में ग्रुप और पीरियड नहीं किया है, और 7 पीरियड तो है ही है। अब इसके बाद अगले दिन टेबल बना देंगे मेंडलीफ साहब का।